नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिजिक्स डोज विद डॉक्टर विक्रम सिंह पे। बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी फिजिक्स का इंट्रोडक्टरी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जो बच्चे अपना साइंस के अंदर 11th और 12th के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं साइंस फैकल्टी में, उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर कुछ चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है जिनको यदि आपने छोड़ दिया तो पूरी 11th और 12th में उसका लॉस होगा। इसलिए ध्यान दें और ध्यान से इस चैप्टर को, जो बिगिनर्स है स्पेशली उनके लिए है, ध्यान दें। और मैं सिर्फ आपको इसके अंदर कुछ भी डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा, ओनली मेरा सारा कंसंट्रेशन कंसेप्ट पर रहेगा। चलते हैं विद टैगलाइन ऑफ माय चैनल, इट इज ए प्लेटफॉर्म वेयर वी जनरेट कंसेप्ट्स by killing doubts. Okay, now chapter is units and measurement. Now first thing, what is science? Science is to study anything. And what is physics? Physics is to study physical world. Now to study physical world we needs experimentations, and experimentations needs required units and measurements. So for these experimentations we have to study and we have to create system of units and measurement. Now what is physical quantity? Physical quantities are directly or indirectly measured quantities which are used to express, which are used to study, which are used to evaluate लॉज ऑफ फिजिक्स। साधारण भाषा में फिजिक्स के लॉज को समझने के लिए, उनको हमें समझाने के लिए और उनको प्रूव करने के लिए या उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या कर जरूरत पड़ती है? कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। वही क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, वो क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब इनके प्रकार, इनके टू टाइप्स हैं, टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ and second derived physical quantities. Now what is fundamental? Fundamental physical quantities are parent quantities and these are independent and this cannot be resolved further. ठीक है, यानी कि वे क्वांटिटीज जो पेरेंट्स हैं बाकी सब क्वांटिटीज की, जिनको हम पेरेंट्स कंसिडर कर सकते हैं, और ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि इनकी एक की वैल्यू किसी दूसरे की वैल्यू दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है और इनको अदर क्वांटिटीज के अंदर रिजॉल्व ना किया जा सके। और इनसे बनने वाली क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड। ठीक है, तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज एंड दीज आर इम्प्योर, या वेरी सॉरी टू से इम्प्योर, दीज आर created physical quantities from parental fundamental quantities. It means these can be resolved into different fundamental quantities. कुछ भी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आया, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, साधारण सी बात है। फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की है, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड। फंडामेंटल वो हैं जिनको हमको 7 क्वांटिटीज को हमने चूज कर लिया है, एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज वो हैं जो उन फिजिकल क्वांटिटीज की सहायता से बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल मास। मास क्या है? अपने आप में है, इसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, अपने आप में मास एक ही उसमें प्योर है ये। ठीक है, और फॉर एग्जांपल फोर्स। अब फोर्स इज ड्राइव्ड बिकॉज फोर्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, दो फोर्स किससे ड्राइव है? एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज मास से एंड एक और ड्राइव्ड क्वांटिटी से। इसका मतलब फंडामेंटल है ड्राइव्ड से इनफाइनाइट। ठीक है, नंबर्स ऑफ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर कैन बी क्रिएटेड। नाउ मेजरमेंट। ठीक है, व्हाट इज मेजरमेंट? यू नो मेजरमेंट मीन्स टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटीज। To measure any physical quantities we need two parts. Every measurement has two parts. What? One is
n and second is u. Where what is n? N is numerical value or magnitude. And what is u? U is size of unit. ठीक है, इसको हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर, दिस इज मेजरमेंट किसी भी एक डिस्टेंस का. जैसे लेट ये एक डिस्टेंस है, केवल एज्यूम कर लीजिए कि एक डिस्टेंस है, ये क्वांटिटी है. इस क्वांटिटी को हमको क्या करना है, लेंथ मेजर करनी है. तो हमने क्या किया, 1 मीटर लाए, 1 मीटर ले लिया. ऐसे मान लिया है ये 1 मीटर मान लीजिए. तो हम देखेंगे कि ये 1 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, एंड ये मीटर इज द साइज ऑफ द यूनिट. फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा, ये n और u, ये जो पार्ट है जो मैं बता रहा हूं, ये कंसेप्चुअल पार्ट है और ये आपके आगे जाके बहुत काम आएगा. इसमें क्या है, ये n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u. मीन्स फिर फॉर पर्टिकुलर मेजरमेंट n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u. मीन्स इफ अगर हम u यानी साइज ऑफ द यूनिट घटाते जाते हैं तो ये n बढ़ता जाता है, और साइज ऑफ द यूनिट को अगर हम बढ़ाते हैं तो n घटता जाता है. तो अब ये हमने जैसे इसी बात को हम एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं. जैसे 1 मीटर है, हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर. अब देखिए आप, हम जानते हैं ये मीटर एक साइज है, एक साइज का नाम है एक मीटर, और ये सेंटीमीटर क्या है, एक छोटे साइज का नाम है. तो ये हमने क्या कर दिया, यूनिट की साइज घटा दी. तो देखिए ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसी के लिए वो क्या हो गई, बढ़ गई. मीन्स n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u या n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u. अब यहां से हमने इसको u को इधर किया तो ये क्या हो गया, n u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ये आ गया. उसके पश्चात क्या हुआ, अब यहाँ पे n u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आया, तो इससे हमें एक और फिजिकल रिलेशनशिप मिलेगी जो है n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2. वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल रिलेशनशिप. इससे नोट डाउन कर लीजिए, नोट करके रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आएगी. देखने में आपको ये बहुत सिंपल सी लग रही होगी, लेकिन ये बहुत काम आएगी. इसके दो मुख्य मेन यूज है जो मैं आपको बता रहा हूँ. फर्स्ट यूज तो है, इट इज यूज टू चेंज साइज ऑफ यूनिट्स. कभी भी आपको साइज ऑफ यूनिट्स बदलनी है तब ये काम आएगी. सेकंड है, इट इज वेरी यूजफुल इन पोर्शन ऑफ डायमेंशंस. डायमेंशंस जब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का, डायमेंशंस वाला पोर्शन पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या होगा, डायमेंशंस को बदलना जब हम पढ़ेंगे, तब इस इक्वेशन का यूज होगा. तब ध्यान रखिएगा, जब मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा तो आपको ये नहीं लगना चाहिए अरे ये इक्वेशन कहाँ से आ गई. याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहती, लेकिन नहीं रहती है तो कोई बात नहीं, हम वहाँ याद कर लेंगे. ठीक है, ओके. नाउ यूनिट, ठीक है, यूनिट क्या होती है. अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, डेफिनेशन. डेफिनेशन के लिए मैं आपको सबको एक सजेस्ट करूंगा, आज फर्स्ट डे है. डेफिनेशन क्या है, कोई फिक्स नहीं होती है. जैसे कि आपने उसमें पढ़ा ही होगा, ठीक है, मशीन की डेफिनेशन, फिल्म देखी थी ना आपने, क्या नाम था उसका, 3 इडियट. उसमें मशीन की डेफिनेशन है. मशीन की डेफिनेशन क्या होती है, मशीन जो हमारी हेल्प करे. ये हो गई सबसे सिंपलेस्ट एंड परफेक्ट डेफिनेशन, जो एवरीथिंग जो हमारी मदद करे, सब कुछ वो मशीन है. और एक मशीन की डेफिनेशन आपने चतुर्लिंगम की भी सुनी थी. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन कोई भी याद करो, लेकिन डेफिनेशन के अंदर क्या होना चाहिए, कीवर्ड हमेशा याद रखना है. हर डेफिनेशन का आपको चाहे डेफिनेशन एज इट इज याद हो या ना हो, लेकिन कीवर्ड याद होना चाहिए. ठीक वैसे ही यूनिट की डेफिनेशन है. यूनिट, व्हाट इज यूनिट? यूनिट इज रैंडमली सेलेक्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड. ठीक है, वो रेफरेंस स्टैंडर्ड जिनको रैंडमली सेलेक्ट किया गया टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज यूनिट्स. ठीक है, नाउ टाइप ऑफ यूनिट.
टाइप ऑफ यूनिट वेरी सेम है, टू टाइप, फंडामेंटल यूनिट्स एंड derived units. Fundamental units are those units which are used to measure fundamental quantities, and derived units are those which are used to measure derived physical quantities. एंड बाकी वो का वही सेम वही है इनका, यहाँ जैसे वहाँ क्वांटिटीज के अंदर डेफिनेशन थी ठीक वैसे ही यहाँ है। इसमें से ये क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स प्योर होती है, इंडिपेंडेंट होती है, कैन नॉट बी रिजॉल्व हो सकती है किसी में, और ड्राइव्ड क्या होती है, ये क्रिएटेड होती है, ठीक है, पेरेंटल फंडामेंटल यूनिट से इनको रिजॉल्व किया जा सकता है, और ये प्रोडक्ट ऑफ उनके फंडामेंटल यूनिट्स के प्रोडक्ट से या उनके कॉम्बिनेशन से बनती है, ठीक है। ये हो गया इनका टाइप। नाउ सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट बहुत सारे हैं, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, कई थे जैसे MKS, CGS, FPS, ठीक है। तो ये जो सिस्टम्स थे, इन सिस्टम्स में क्या है, कुछ कमियां थी। तो कमियां थी, इस वजह से क्या हुआ, हमें एक्सपेरिमेंटेशन में और एक्सप्रेस करने में, फिजिकल लॉज को एक्सप्रेस करने में, होल वर्ल्ड को, पूरी वर्ल्ड को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन क्या निकाला गया कि हमें क्या करना है, एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम चाहिए। तो उसके लिए क्या किया गया, एक सिस्टम जनरेट किया गया जिसका नाम था SI सिस्टम, ठीक है। SI सिस्टम की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम, लोग बाग बोलते होंगे, इंटरनेशनल सिस्टम नहीं है, एक्चुअली इसका नाम है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है, तो इस सिस्टम में इंटरनेशनली डी यूनाइट्स है, इस वजह से S और I, इसका नाम शॉर्ट फॉर्म क्या रखा गया, SI सिस्टम रखा गया, इंटरनेशनल सिस्टम नहीं है। अगर आपसे कोई फुल फॉर्म पूछता है तो कभी भी SI सिस्टम का ये नहीं बताएंगे, ठीक है। जिन्हें पता है अच्छी बात है। तो अब ये है, ये सिस्टम बनाया गया था। अब इस सिस्टम की कुछ क्या है, कुछ एक बहुत सी है, लेकिन उनमें से कुछ मैं आपको कंसेप्चुअल बातें हैं जो बताना चाहूँगा, वो इस तरह से हैं कि ये जो SI सिस्टम था, ये सिस्टम क्या था, सबसे पहले ये सिस्टम था, इट वाज कोहेरेंट सिस्टम, कोहेरेंट सिस्टम। फिर ये सिस्टम था रैशनल सिस्टम, ठीक है। फिर ये सिस्टम था एब्सोल्यूट सिस्टम, एंड फिर ये सिस्टम था मैट्रिक और डेसिमल बेस्ड सिस्टम। और एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, वो थी लास्ट प्रॉपर्टी, वो थी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ठीक है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड था। अब मैं आपको थोड़ा ये 5 वर्ड्स हैं, ये इनको जो डिफाइन करते हैं ऐसे सिस्टम के, ये इसकी खास प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में बताना चाहूँगा शॉर्ट फॉर्म में। देखिए, कोहेरेंट सिस्टम का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिनके क्या है, खानदान एक हो, अपनी भाषा के अंदर जिनका खानदान एक हो, यानी कि जिनके माता पिता एंसेस्टर्स एक हो, ठीक है। जैसे कि हम सभी इंसानों के खानदान कौन है, अपना आदम और हवा, ठीक है। ठीक वैसे ही बाकी सब ने अपने अपने हिसाब से बना लिए, एक्चुअल में तो आदम और हवा ही थे ना। और कोहेरेंट सिस्टम यानी कि ऐसा सिस्टम जिनका खानदान एक हो, यानी कि वो जो इनकी पेरेंटल जो फंडामेंटल यूनिट्स है ना, वो क्या हो, फिक्स्ड हो, वो 7 ही हो, यानी 7 फंडामेंटल यूनिट्स से जनरेटेड 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड उनसे जनरेटेड ड्राइव्ड यूनिट से जो सिस्टम बना था ना, उसे बोलते हैं कोहेरेंट SI सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। कोहेरेंट का मतलब क्या होगा, उनका खानदान यानी कि उनका पेरेंटल सिस्टम क्या हो, फंडामेंटल सिस्टम फिक्स होना चाहिए, तो इस वजह से उसको क्या नाम दिया, कोहेरेंट। नाउ व्हाट इज रैशनल। रैशनल का क्या है, रैशनल ऐसा है कि जो पहले जैसे मैट्रिक सिस्टम था, तो उस मैट्रिक सिस्टम में क्या था कि एक यूनिट को क्या है, एक ही फिजिकल क्वांटिटीज को अलग अलग यूनिट्स में मेजर कर लिया जाता था, तो इस तरह से वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे थे, ये जो एनर्जी है, अब एनर्जी 2 प्रकार की है, ठीक है, यह वर्क है, ये वर्क है, जैसे वर्क को जूल में करते थे, और हीट एनर्जी को किस में करते थे, कैलोरी में करते थे। फिर हमने क्या करा था, एक कन्वर्जन फैक्टर बना रखा था,
कन्वर्जन फैक्टर से हम जब हमारे को आवश्यकता पड़ती थी हम कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करते थे। तो अब क्या है, एसआई सिस्टम ने एक रूल बनाया कि नहीं, हमारा सिस्टम क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। ऑल टाइप ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज शुड बी मेजर्ड या एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिंगल यूनिट, यानी कि सभी तरह की सेम प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज को हम एक किसी तरह की यूनिट से मेजर करेंगे। ठीक है, तो यानी ये रैशनल है, यानी सभी के लिए एक है। नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट? इट इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट सिस्टम इसलिए है कि एब्सोल्यूट सिस्टम उस सिस्टम को बोलते हैं जो सिस्टम क्या होता है, जिसपे इफेक्ट ऑफ जी नहीं होता। जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एक्सीलरेशन, उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जी के इफेक्ट में उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मास। मास को जैसे हम क्या आगे थोड़ा आपको मैं बताऊंगा, तो मास को क्या है हम दो तरह से कर सकते हैं। एक क्या बोलते हैं, इनर्शियल प्रॉपर्टीज से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ही सिस्टम ने कहा नहीं, ये जी से कैलकुलेटेड नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी क्वांटिटी जिसकी क्या होनी चाहिए, जी से वेरी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जी इज नॉट कांस्टेंट। ये पूरी वर्ड में, पूरी अर्थ में ये क्या करता है, वेरी करता है। तो इससे क्या होता है, वेरिएशंस आते हैं, एरर्स आती है, इस वजह से इसको हटाया गया। उसके बाद है आपका मैट्रिक सिस्टम और डेसिमल सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम और डेसिमल सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जो सिस्टम क्या होता है 10 के मल्टीपल में बढ़ता है और 10 के मल्टीपल में घटता है। डेसिमल सिस्टम भी होता है जो 10 के मल्टीपल्स में बढ़ता है और 10 के मल्टीपल में घटता है। अब जैसे क्या था, एफपीएस सिस्टम था ब्रिटेन वालों का, इंग्लैंड अंग्रेजों का, और वो तो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। यदि वो मैट्रिक सिस्टम नहीं होता तो वो उसको लगा ही देते। या अपने भी सिस्टम जो देसी सिस्टम था, गज वगैरह, ये सब भी क्या थी, ये मैट्रिक सिस्टम नहीं थे। बहुत अच्छे सिस्टम थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी ना, वो थी ये मैट्रिक सिस्टम, क्योंकि ये मैट्रिक 10 के मल्टीपल में नहीं थे। इस वजह से इनकी जो क्या होती है, कैलकुलेशंस होती है ना, एक को दूसरी में कन्वर्ट करना या कैलकुलेशंस होती है, वो बहुत हार्ड पड़ती है। इसलिए ये सिस्टम क्या था, मैट्रिक सिस्टम होना जरूरी था। उसके बाद में क्या किया गया, ये सिस्टम किए तो उसमें से ये मैट्रिक सिस्टम बनाया गया। ठीक है, तो यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स थी हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, उन सब सिस्टम्स को हटाया गया। हटा करके एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिससे पूरी वर्ल्ड में क्या आ जाए, यूनिफिकेशंस, एक जैसा हो जाए। इस वजह से ये ऐसा सिस्टम बनाया गया था, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा एक टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या है, आपको ये फंडामेंटल यूनिट्स, ऐसा सिस्टम की कुछ यूनिट्स है, ये बताना चाहूँगा। उसके लिए हम टेबल बनाएंगे। उससे पहले एक थोड़ा सा छोटी सी बात और बता देता हूँ। एक होता है इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट। ये थोड़ा सा ऐसा ही सिस्टम के अंदर कुछ रूल्स बना रखे हैं, वो 2-3 रूल्स हैं, बुक्स में दे रखे हैं। ठीक है, बहुत सी जगह वो मिल जाएंगे, लेकिन एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। इसमें क्या होता है, इस जो यूनिट है उसको हमेशा क्या होगा, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, जैसे मीटर, सेंटीमीटर। ठीक है ना, कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे, यानी कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे। दूसरा, डॉट नहीं लगाएंगे, डॉट नहीं लगना चाहिए। तीसरा, यदि यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पर हो तो उस साइंटिस्ट को रेस्पेक्ट देने के लिए उस यूनिट का नाम, उसको यूनिट को कैपिटल में लिखेंगे। जैसे करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर। अब एम्पियर का ए क्या है, क्या शॉर्ट फॉर्म में है ना, तो उसे हम क्या लिखेंगे, एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन साथ में ध्यान रखेंगे, रेस्पेक्ट इतना ही देना है, आगे नहीं देना है। यानी कि क्या, अगर उसको आप पूरा नाम लिखते हो एम्पियर, तो ऐसा नहीं लिखोगे आप ए एम, वो नहीं, बाकी के सारे क्या होंगे, शॉर्ट फॉर्म में ही आएंगे। ठीक है, तो ये 3-4 छोटे-छोटे रूल थे। इसके बाद अब हम आ जाते हैं कुछ ऐसा ही सिस्टम के अंदर फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी हैं, और उन फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर वैसे तो आपके पास सब पता है टेबल फॉर्म, लेकिन फिर भी कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको उनके अंदर भी बताना चाहूँगा, तो उन्हें आप नोट कर लीजिए। टेबल में सबसे पहले बनेगा सीरियल नंबर। नाउ नेम नहीं, या फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल
क्वांटिटी, ठीक है। फिर है इसकी यूनिट, फिर है इसका सिंबल, और फिर है इसका डेफिनेशन, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे पहले हम करते हैं इसके लिए क्या, 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। ये 7 थी, तो सीरियल नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7। 7 में हम क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी है फंडामेंटल, वो है सबसे पहले लेंथ, ठीक है। सेकंड है मास, थर्ड है टाइम, फिर है टेम्परेचर, ठीक है। फिर है आपकी अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है करंट फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड, एंड लास्ट लाइट के लिए फॉर लाइट वर्ड, ठीक है, फॉर ऑप्टिक वर्ड, वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 क्या है, फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब इनकी यूनिट्स डिसाइड कर दी गई थी, जैसे इसकी कर दी गई थी क्या है, जैसे मीटर, सिंबल है एम, ठीक है। इसकी कर दी गई थी मास की केजी, किलोग्राम, ठीक है। और इसका क्या हो गया, केजी। टाइम यूनिट है, ये टाइम की यूनिट है, और इसकी यूनिट क्या है आपकी सेकेंड, ठीक, यानी कि इसकी सेकेंड है टाइम की ऐसा ही यूनिट, और इसको एस से सिंबल करते हैं। टेम्परेचर है केल्विन यूनिट इसकी, और इसका के है। ऐसा है, आपको केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, इनके बीच में रिलेशनशिप पता है, नहीं पता कोई बात नहीं, ये केल्विन सिस्टम किया गया था, क्योंकि केल्विन सिस्टम और डिग्री सेल्सियस सिस्टम जो है वो दोनों एक जैसे से ही हैं, लेकिन क्या है, कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए और कैलकुलेशंस के लिए हमारे को एक नए सिस्टम की आवश्यकता पड़ गई थी, तो सेल्सियस जो डिग्री सेल्सियस सिस्टम था उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था केल्विन के अंदर, ठीक है। केल्विन। नाउ अमाउंट ऑफ मैटर के लिए है मोल, ठीक है, और इसका सिंबल है MOL। नाउ करंट का है एम्पियर यूनिट, और इसका है सिंबल A, और इसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है कैंडेला, और इसका सिस्टम है CD, क्या सिंबल है CD। नाउ कुछ सप्लीमेंट्री भी थी, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स भी थी, सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स भी थी, SI फंडामेंटल यूनिट्स भी थी। वो कौन कौन सी थी, 2 है। पहला तो है उसके अंदर प्लेन एंगल, और दूसरा है इसके अंदर सॉलिड एंगल, ठीक है। इसका क्या था, रेडियन यूनिट थी, और इसकी थी स्ट्रेडियन, सिंबल था इसका रेडियन, और इसका था स्ट्रेडियन, ठीक है, हो गया ये। अब इसमें कुछ एक पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर इनकी लास्ट में डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन है ना, सबसे पहले स्टार्ट में यहीं से करता हूँ। क्या है ये जो डेफिनेशन है, ये SI सिस्टम के जो ऑफिस है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफिस जो फ्रांस में है, उसके द्वारा ये क्या है, डेफिनेशंस की जाती है, ठीक है। ये क्या होती है, स्टार्ट की गई थी, फिर धीरे धीरे क्या की, समय के साथ इनके अंदर बदलाव होता रहता है। क्यों, फॉर द इंक्रीज ऑफ एक्यूरेसी, टू इंक्रीज एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए इनको रेगुलर टाइम टू टाइम इनको किया जा सकता है। तो इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका NCERT सिलेबस ने भी कहा इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इतनी काम की नहीं, बस हाँ इन्हें एक बार बुक्स में आप पढ़िए ज़रूर, ठीक है। मैं यहाँ हर एक की डेफिनेशन नहीं बताऊँगा, बस आप एक पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि पढ़ने से आपको पता लगेगा कि देखिए कितनी सावधानी रखी गई थी, और वो सावधानी अल्टीमेट नहीं है, और अगर उससे कोई अच्छा
जरिया मिलेगा तो वो और फर्दर अच्छी डेफिनेशन के साथ उसको किया जाएगा। फिर उस डेफिनेशन के साथ इनके कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए और उनका बैंक बनाया गया। ठीक है, वैसा ही इंडिया के अंदर भी सिस्टम बनाया गया। इंडिया में भी सिस्टम है जो दिल्ली के अंदर स्थित है, वहाँ पे सिस्टम बनाया गया था। इंडिया में भी ऑफिस है इसका। और फिर वो क्या करते हैं, जब उसको कंफ्यूजन होगा तो वो किससे करेगा, उससे कंपेयर करेगा। जब दोनों के अंदर बात आएगी तो वो ऐसा ही सिस्टम जो फ्रांस के अंदर दोनों रख रखा उसको सत्य माना जाएगा। अब इन्हीं वजह से आपको पता होना चाहिए, जब कैलकुलेशंस की गई थी तो इन 100 सालों के अंदर समय के अंदर क्या आ गया था, 1 सेकंड का डिफरेंस आ गया था। तो फिर घड़ियों को क्या किया गया था, 1 सेकंड का जो करेक्शन है ना वो करना पड़ गया था। देखिए कितना मतलब इंपॉर्टेंट है। तो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन याद करना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। डेफिनेशन उनकी एक्यूरेसी को और उनको एक स्टैंडर्ड देना के लिए की जाती है, इसलिए उनके डिफाइन किया जाता है। नाउ कुछ एक इसमें पॉइंट्स से 2-3 बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, what is mass and difference between these quantities, these physical quantities, amount of matter, amount of substance, matter की बजाय substance कर दीजिए इसे, और ये है mass of substance। किसी भी substance का mass बताता है। तो देखिए इन दोनों के अंदर क्या, दोनों एक जैसी सी होती है और स्टूडेंट्स से कंफ्यूज होते हैं ये क्या है। एक्चुअली मास क्या है, मास इज द फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर क्वांटिटी। ठीक है, ये क्वांटिटी टीटी को मेजर करता है। एंड व्हाट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मीन्स संख्या, यानी कि उसके अंदर उसकी जो बिल्डिंग या बेसिक यूनिट्स है उसकी संख्या कितनी है। यानी कि ये वाली यूनिट क्या करती है, संख्या काउंट करती है, नंबर्स काउंट करती है, और ये वाली फिजिकल क्वांटिटी क्या करती है, मात्रा यानी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी कैलकुलेट करती है। ठीक है, जैसे पाव काजू, पाव काजू का मतलब पाव काजू, और 125 काजू, ये अंतर है। ठीक है, जब आपने किसी में काजू मल्टीप्लाई किए ना, तो आप या तो ये कह सकते हो कि मैं आपको पाव काजू देता हूँ, तो उस पाव काजू के अंदर तो क्या हो सकता है, 20 प्लस आधा काजू भी आ सकता है। लेकिन जब मैं ऐसे कहूँगा 225 काजू दूंगा तो 225 काजू ही जाएंगे। ठीक है, फिर क्या है, एक और बात थी, पॉइंट ये थी कि ये जो यूनिट है, इस यूनिट के अंदर एक चीज़ का और ध्यान रखना है। वो ध्यान रखने वाली बात ये है कि बगैर विदाउट गिविंग नेम ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज, ये इनकम्प्लीट है, ये यूनिट इनकम्प्लीट है। अगर जब तक आप क्या करोगे, नेम ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज नहीं दोगे, तब तक ये यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इनकम्प्लीट है। कैसे, आपको जो भी ये यानी कि मोल ऑफ फिजिकल एंटिटीज का नाम यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेम ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज, एलिमेंटरी एंटिटीज मस्ट है इसमें। जैसे अगर आप बोलते हो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड, तो ये बोलना यानी कि जो फिजिकल एंटिटीज है ना वो बोलना जरूरी है, अदरवाइज उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये एकमात्र यूनिट ऐसी है जिसके अंदर उसका बोलना जरूरी है। यहां हम बोलते हैं ना 1 kg ऑफ आयरन, जरूरी नहीं है, मोस्ट और किसी में भी जरूरी नहीं था, केवल एक इसी के अंदर जरूरी है। ठीक है, नाउ एक और इंपॉर्टेंट बात थी नोट करने वाली कि देखिए हमने एक देखा था, ये सब जो क्या थी, बेस यूनिट और फंडामेंटल यूनिट्स है, इनको किसी को भी रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन ये दो जो है ना ये प्रॉब्लमेटिक है, करंट और लुमिनस इंटेंसिटी। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है जो हम आगे डिस्कस करते हैं। मैं इसको रब कर दूं, ओके, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम को और डिस्कस कर लेते हैं हम। ये समझना थोड़ा सा जरूरी है। प्रॉब्लमेटिक ये है कि हम आते हैं 2 पे, करंट।
ठीक है, करंट की यूनिट क्या थी, एम्पियर। अब एम्पियर को आप डिफाइन कीजिए, क्या होता है, इट इज चार्ज फ्लोड पर सेकेंड, यही है, ठीक है, यानी A इज इक्वल टू कूलम अपॉन सेकेंड। तो एक्चुअली ये क्या हो गया, कूलम, COULOUMB, कूलम पर सेकेंड हो गया। तो ध्यान से देखिए आप, ये तो फंडामेंटल यूनिट रही नहीं, नहीं रही ना इसका मतलब तो साइंटिस्ट तो गलत थे, ऐसे ही डिफाइन कर दिया, क्या क्या कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ये भी क्या है, टू इंक्रीज यूनिकनेस या टू इंक्रीज प्योरिटी, टू डिक्रीज एरर्स किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि 1 कूलम को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। 1 कूलम को डिफाइन करना या 1 कूलम का स्टैंडर्ड बनाना, वो जो डेफिनेशन थी ना, हमको पढ़ोगे तो आप देखोगे 1 कूलम को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 1 कूलम क्या होता है, 1 कूलम इज एक फिक्स नंबर ऑफ जो वो है इलेक्ट्रॉन्स है उसको करना, इकट्ठा करना। कितना है वो 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करना। अब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा तो किया जा सकता है, लेकिन इस अमाउंट में, इस संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में, एक्यूरेट संख्या में कलेक्ट करना क्या है, बहुत मुश्किल था, इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल था। तो इस डेफिनेशंस के करेक्शन के लिए हमें क्या किया गया, उसके बजाय 1 एम्पियर को डिफाइन करना साइंटिस्ट को इजी लगा, इस वजह से ये 1 एम्पियर को फंडामेंटल यूनिट माना गया। तो फिर इसका क्या है, साइंटिस्ट ने एक नया नाम दिया, बेस यूनिट। इस वजह से इनको क्या बेस यूनिट भी कहा जाता है, सेकंड नाम ये भी था, यानी ये फंडामेंटल एंड बेस यूनिट से ही, ठीक है, कहीं कहीं ये फंडामेंटल हो जाती है, लास्ट में ये 2 जाकर के क्या है, बेस यूनिट्स है। इन्हीं की बेस के आधार पर अदर ड्राइव यूनिट्स निकाली जा सकती है, क्योंकि अब क्या है कि 1 कूलम को डिफाइन करना बहुत आसान है, ठीक है ना। अब 1 कूलम को क्या कर दिया हमने, एम्पियर की, क्योंकि डिफाइन था, एम्पियर की सहायता से हमने 1 कूलम को डिफाइन कर दिया, अदरवाइज नहीं, इस वजह से। ठीक है, वैसे ही जो आपका ये लाइट इंटेंसिटी है, ये भी क्या है, एक बेस यूनिट है, इसे भी क्या है, प्योर नहीं है ये, ठीक है, ये भी क्या है, जूल पर सेकेंड के रूप में है, इस वजह से, लेकिन इसको भी क्या है, डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल था, इस वजह से ये भी एक बेस यूनिट है। हो गया बात इंपॉर्टेंट। नाउ लास्ट टॉपिक इज सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। वो कौन कौन सी है, प्लेन एंगल एंड सेकंड सॉलिड एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको भी आप समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों को समझने के लिए हमारे को क्या करना है, एक एक को लेते हैं। सबसे प्लेन एंगल लेते हैं। प्लेन एंगल कुछ भी नहीं है, ये आपका क्या है, सर्कल, ठीक है, मेरे डायग्राम कोई नहीं, ये सर्कल, ये इसके अंदर आपका सेंटर, ऐसे थोड़ा रब कर देते हैं, ये आपका सेंटर, और सेंटर के बाद में ये जैसे क्या कह दिए, यहाँ पे ए पॉइंट है, ये जैसे एक हो गया स्टार्टिंग पॉइंट ए, ठीक है, और यहाँ से ये रेडियस, ये R1 है, R रेडियस है, R1 वेक्टर है दरअसल में, इसलिए R1 नाम दिया मैंने, और ये R2 है, तो रेडियस पर R2 वेक्टर है। तो अब एंगल क्या होता है, सुनिए आप, एंगल कुछ भी नहीं है एक्चुअली, प्लेन एंगल इज द, अब ये यहाँ से यहाँ तक कि इसको क्या कहेंगे हम, एस, इसको, ये पेरीमीटर का पार्ट है, तो यहाँ से अगर एक रेडियस वेक्टर ने मूव किया इस ए से बी तक, ठीक है, ओ ए रेडियस वेक्टर ने जब उसने क्या किया था, रोटेशन शुरू किया था, तो उसने क्या किया था, एक पेरीमेट्रिक डिस्टेंस को कवर किया था, आर्क को कवर किया था, तो उस आर्क का नाम क्या था, एस था। तो एंगल, प्लेन एंगल कुछ भी नहीं है, प्लेन एंगल इज द एंगल कवर्ड, ठीक है, एंगल कवर्ड बाय रेडियस वेक्टर, ठीक है, टू कवर दिस आर्क, इस आर्क को कवर करने के लिए क्या था। तो एक्चुअली में क्या है, प्लेन एंगल इज द रेशियो ऑफ
रेशियो ऑफ आर्क टू रेडियस। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया आपका, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क यानी एस, इसको इससे डिनोट कर दो सिंबल अपॉन आर। जो थीटा होता है वो क्या होता है, एस अपॉन आर। ये क्या है, इट इज डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस है एंड यूनिट, ये यूनिटलेस भी, डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है। लेकिन अब क्या है कि इसको डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ को समझना ज़रूरी है, इसे हमें पता होना चाहिए भाई ये कैसे, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक इसको क्या है, नाम दे दिया गया था, जो कि क्या था, थीटा इज इक्वल्स टू रेडियन। ठीक है, रेडियन यूनिट नाम दिया गया था, रेडियन। तो इसका सिंबल है आर ए डी। नाउ है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल समझने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, एक आपको स्फीयर समझना पड़ेगा। अब ये था सर्कल, ये क्या है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए है, तो आपको हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह हमें एक स्फीयर लेना पड़ेगा। ये ले लिया स्फीयर, स्फीयर लेने के बाद स्फीयर का वही सेंटर है। ठीक है, अब सेंटर बनने के बाद में हमने क्या कर दिया, सेंटर बनने के बाद में हमने क्या किया, इसमें से हम क्या करते हैं, इस तरह से इसको एक डिवाइड करते हैं कि इसमें से एक ये वाला पोर्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन बाहर निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये वाला पोर्शन क्या होता है, एक कोन होता है कि नहीं होता है, कोन। कोन बन गया, ये कॉनिकल कोन निकल जाएगा बाहर, एक इस पोर्शन को बाहर निकालेंगे तो कोन बन जाएगा। तो अब कोन के अंदर क्या है, इसको अगर हम मेजर देखते हैं तो ये तो है सेंटर ओ, ये है रेडियस आर, यानी रेडियस वेक्टर भी कह सकते हैं इसको, ये रेडियस वेक्टर, और ये एक है एरिया, ये एक एरिया है। कैसा है ये सर्कल है। कोन के नीचे क्या होता है, पोर्शन ऑफ स्फीयर होता है, पोर्शन ऑफ स्फीयर सर्कुलर है, ये सर्कुलर है और पोर्शन है। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इज द रेशियो ऑफ एरिया टू आर इंटू आर स्क्वायर, यानी डी, ठीक है, डी सिग्मा इज इक्वल्स टू डी सिग्मा इज इक्वल टू डी सिग्मा सॉलिड एंगल, ये सॉरी ये सिग्मा नहीं, ये ए है, एरिया ए है, और ये जो है ना, इसको है सिग्मा एंगल। तो डी सिग्मा इज इक्वल टू डी ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी कि सॉलिड एंगल इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ बेस टू द सॉलिड एंगल एट सेंटर, जो भी क्या सॉरी रेशियो ऑफ एरिया कवर्ड टू द रेडियस का स्क्वायर। तो ये सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल दोनों में एक ध्यान देने की बात यह है कि चाहे आप इस एंगल को यहाँ, जैसे इसके अंदर भी यहाँ मेजर करो, यहाँ मेजर करो, कहीं भी मेजर करो, ये सब एक ही रहेंगे। ठीक ऐसे सॉलिड एंगल के अंदर यहाँ मेजर करो, कहीं भी मेजर करो, ये वही रहेगा। थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये एक्चुअल में सॉलिड एंगल होता है 3 डायमेंशनल, ठीक है, और ये 3 डायमेंशनल है। ये समझ गए। टोपी आप समझिए, एक जो आपने हमने क्या, कोई कैप है ना, जो जोकर की टोपी, कैप ऑफ जोकर, उस जोकर की टोपी को देखते हैं तो उस टोपी के अंदर से ध्यान से देखिए, उसके अंदर जो उसने वो बना है ना, जो अंदर का जो होलो पोर्शन है, तो होलो पोर्शन को रिप्रेजेंट करने वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सॉलिड एंगल है। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को याद करने के लिए था। अब यहाँ से देखिए, एरिया का भी ए स्क्वायर होता है, इसका भी एल स्क्वायर होता है डायमेंशन, इसका भी एल स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, तो ये भी क्या है कि आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज बनी थी। तो इसका वो भी अब हमारे को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आ रही थी। तो फिर हमने क्या किया, इसके लिए हमको एक सिंबल की आवश्यकता थी, तो हमने दे दिया इसको स्टेरेडियन। नोट कर लीजिए, इसका सिंबल था एस आर। ठीक है,
तो अब आपको प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल समझ में आ गए होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आज का पोर्शन हमारा ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ये वाला पोर्शन समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ एक कंसेप्ट्स हैं जो हमारे को क्या है, लेंथ मेजर करने के लिए, वेट मेजर करने के लिए और टाइम मेजर करने के लिए कुछ कंसेप्चुअल बातें हैं, उनके बारे में एक छोटा सा बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।